नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने द ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों पर परिशुद्ध गणितीय गणनाएं लागू कर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को परिकलित किया, उसको उसने कैलकुलेट किया। हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो एक तरह से जो वेव मैकेनिक्स है, तरंग यांत्रिकी है, उसका आरंभिक स्वर है, जो इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडिंग वेव्स यानी अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि ये अप्रगामी तरंगे क्या हैं। जैसे हम एक लंबी डोरी लेते हैं और उसको जोर से झटकते हैं तो जो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। तो एक तनी हुई डोरी की तरंगों को हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण के व्युत्पन्न की। मैं आप सबको ये कहना चाहता था कि जो श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है वो परीक्षा में विभिन्न रूपों में पूछा जाता है। अक्सर जो है वो जो हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये पूरा इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और भी कई सारे छोटे छोटे रूपों में पूछा जाता है। तो आज हम इसकी जो इक्वेशन है उसको कैसे डिराइव करना है उसको हम देखेंगे। देखिए कि हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो उसको हम बता सकते हैं E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो होती है -kZe²/r। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये होता है E = ½ mv² kZe²/r। इसे हम समीकरण संख्या 4 से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ½ mv² की जो टर्म है उसको हम एक अलग प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं। ½ mv² जो है उसके लिए एक अलग उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि ½ mv² जो है उसमें ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं m से। तो हम यहाँ देख सकते हैं ½ mv² = ½ m × mv²/m या ½ mv²/m। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 से डिनोट करते हैं। तो समीकरण संख्या 5 में mv के स्थान पर द ब्रॉगली समीकरण से जो है जो p की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। अभी हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा था द ब्रॉगली तरंग समीकरण के अंदर p = होता है h/λ। तो उस h/λ की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 5 में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा ½ mv² = ½ h/λ²/m। ये है इक्वेशन नंबर 6। ½ mv² = h²/2λ²/m। तो हमने यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है इसको यहाँ पर इस रूप में प्रकट किया। तो अब समीकरण 7 से ½ mv² के मान को जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, उसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये आती है E = h²/2λ²m - kZe²/r।
ये है समीकरण संख्या 8। अब समीकरण संख्या 8 को हम एक तरह से पुनः रीअरेंज करते हैं, उसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें जो h²/2 लैम्डा स्क्वायर m जो है, इसको हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और ये इक्वेशन हो जाती है h²/2 लैम्डा स्क्वायर m = e + kZe²/r। ये इक्वेशन नंबर 9 है। अब इसमें से हम 1/λ² की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वो आती है 1/λ² होता है 2m/h² मल्टीप्लाइड विद e + kZe²/r। ये पूरा होल ब्रैकेट है। ये इक्वेशन नंबर 10 है। अब हम जानते हैं कि तरंग गति का अवकलित वेग समीकरण निम्न प्रकार होता है। जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है d² ψ/dx² प्लस 4π² ψ/λ² = 0। ये है इक्वेशन नंबर 11। अब समीकरण 10 में ये जो 1/λ² की वैल्यू है के मान को तरंग गति के अवकलित समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 11 में रखने पर, तो जो ये वैल्यू जो है इसको हम इस इक्वेशन में 1/λ² की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर जो वैल्यू आएगी 1/λ² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 से हमने 11 में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है d² ψ/dx² प्लस 8π² m/h² मल्टीप्लाइड विद e + kZe²/r होल का मल्टीप्लिकेशन जो है ψ = 0। ये इक्वेशन नंबर 13 है। तो समीकरण 13 जो है उस कण के लिए तरंग समीकरण है जो एक विमीय तंत्र में गति कर रहा है। यानी कि ये वो समीकरण है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है या सिस्टम जो है वो एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, अर्थात तरंग जो है एक ही दिशा x में गति कर रही है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में हम कह सकते हैं कि इसकी जो गति है वो तीनों दिशाओं में, तीनों डायमेंशंस x, y और z में होती है। इसके लिए तरंग समीकरण को जो है वो हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये है del² ψ/del x² प्लस del² ψ/del y² प्लस del² ψ/del z² प्लस 8π² m/h² होल ब्रैकेट में e + kZe²/r इंटू मल्टीप्लाइड विथ ψ, ये है = 0। तो ये जो समीकरण संख्या 14 है इसमें हम दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक होता है del², जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, जो कि एक ऑपरेटर है, और स्थितिज ऊर्जा V जो है, पोटेंशियल एनर्जी V जो है, उसके मान को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो del² है d²/dx² प्लस d²/dy² या d²/dz², और स्थितिज ऊर्जा जो है वो है V - kZe²/r। तो ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 14 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे सामने ये इक्वेशन नंबर 15 आता है। del² ψ प्लस 8π² m/h² मल्टीप्लाइड विद e - v होल मल्टीप्लाइड विद ψ = 0। ये है इक्वेशन नंबर 15। इक्वेशन नंबर 15 है। अब देखिए यहाँ जो del² है ये क्या है, जैसा भी आपको मैंने कहा था कि ये एक गणितीय ऑपरेटर है जिसे हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। समीकरण 15 को निम्न प्रकार से, हम समीकरण 15 जो है उसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो है del² ψ = -8π² m/h²
विद इन ब्रैकेट्स ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड विथ साई। ये इक्वेशन नंबर जो है वो 16 है। तो यहाँ पर हमने ये इजिकल टू के साइन के हम राइट हैंड साइड में ये 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम अपॉन एच स्क्वायर की टर्म को हम ब्रैकेट बराबर के साइन के उधर की तरफ ले गए, तो ये माइनस में आ गया। और हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये बराबर है इजिकल टू ब्रैकेट ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड विद साई। इसे ये इक्वेशन नंबर 17 है। और इसको हम रीअरेंज करते हैं और यहाँ से जो माइनस वी साई की जो टर्म है जो विद इन ब्रैकेट्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये होता है माइनस डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम माइनस एच स्क्वायर, सॉरी मैं वापस बोलता हूँ एक बार, जो 18 नंबर इक्वेशन जो है वो होगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, दिस होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड विद साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ये है इक्वेशन नंबर 18। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ध्यान रखने की बात यह है कि इस समीकरण संख्या 18 में बाईं ओर के जो दो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि उसका गुणनफल एक दूसरे का गुणनफल नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेटर है, संकारक है, जिसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी जो है इसको हम लिखते हैं एच के बराबर, वो जो कि एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात जैसा मैं आपसे कह रहा था ये है कि समीकरण संख्या 18 में बाईं ओर का पद माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी तथा साई का गुणनफल नहीं है, बल्कि एक संकारक या ऑपरेटर है जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि क्या है, तरंग फलन साई पर इस प्रकार से संकारित होते हैं कि प्राप्त परिणाम इस तरंग फलन साई यानी आइगन फलन एवं संख्यात्मक मान ई आइगन वैल्यूज जो है के गुणनफल के रूप में होते हैं। तो इसे हम रीअरेंज करके इक्वेशन को लिख सकते हैं h अपॉन h इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ये है इक्वेशन नंबर 19। तो हाइड्रोजन परमाणु और उसके जैसे एक इलेक्ट्रॉनीय तंत्र जैसे हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस आदि के लिए तरंग समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जो है एच साई, एच जो है जो कि एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करा हमने, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया साई से इज इक्वल टू ई साई। ये है इक्वेशन नंबर 20, जो कि जिसको हम कह सकते हैं ये श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर दो उसके फॉर्म्स हैं, एक ये जो इक्वेशन नंबर 12 है, एक इक्वेशन नंबर 20 है, और जैसा हमने देखा था एक इक्वेशन नंबर ये 15 है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, इसको मल्टीप्लाई किया साई से इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों 15 और इक्वेशन नंबर जो 20 है ये श्रोडिंगर के तरंग समीकरण जो है वो हैं। अब हमें ये बात समझनी है, श्रोडिंगर की उपयुक्त तरंग समीकरण जो है वो क्या है, द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण है, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके लिए कई हल जो है वो संभव हैं।
लेकिन महत्व वाले कुछ हल ही सीमित ऊर्जाओं के लिए होते हैं। लेकिन महत्व वाले हल कुछ सीमित ऊर्जा के लिए ही होते हैं। ऊर्जा के इन मानों को आइगन मान या आइगन वैल्यूज कहते हैं और उनके संबद्ध साई के मानों को आइगन फलन या आइगन फंक्शंस कहते हैं। ये आइगन मान ऊर्जा के उन मानों के अनुरूप होते हैं जो बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए बताए थे, अर्थात बोर द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा स्तर जो है या जो कक्ष और ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, वो तरंग समीकरण के हल का ही परिणाम है। तो ये बात है हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस के संदर्भ में, जो कि हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में समझनी है और कई बार इस पर प्रश्न जो है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं साई और साई स्क्वायर की सार्थकता के संबंध में, जो कि इसका अंतिम टॉपिक है। साई एक आयाम फलन है जो कि गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त de Broglie इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार साई का मान किसी समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः यह एक अवस्था फलन है जो उसकी गणितीय सार्थकता को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? एक अवस्था फलन है जो कि हमें आयाम को दर्शाता है। तो जबकि साई स्क्वायर के संबंध में हमें जानना है कि साई स्क्वायर के द्वारा हम नाभिक के चारों ओर हम उस क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं जहां किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है। उसी क्षेत्र को हम परमाणुीय कक्षक कहते हैं। जैसा हमने पिछली बार वाले हाइजेनबर्ग वाला जो लेक्चर था उसमें देखा था कि नाभिक के चारों ओर स्थित वो क्षेत्र जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के वो 3 डायमेंशनल क्षेत्र, त्रिविमीय आकाश, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अधिकतम होती है, उसे हम परमाणुीय कक्षक कहते हैं। तो इस तरह से ये हम आज जो है हमने जो टॉपिक पढ़ा, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कल हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के संदर्भ में। धन्यवाद।